उन्होंने कहा कि आज हमने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की पुरखलूस दावत पर मक्का मुकरमा का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान मैंने अपने अजीज़ भाइयों सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हमने तीनों ममालिक की हैसियत से मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और साथ उन्होंने कहा कि इज्तमाही दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहदा हमारे सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने, दिफाई सनत में मुश्तरका मनसूबे तैयार करने और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुआवन साबित होगा। ये मुआहदा जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 में बयान करदा दिफा के हक़ की भी तौसीक करता है। वो ये कहते हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ये मुआहदा किया है। किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाता, हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं और हमारे खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम का इरादा रखने वाले तमाम बरादर ममालिक इसमें शमूलियत कर सकते हैं। ये उन सब के लिए खुला है। यानी तुर्की ने बड़ा इसको ओपन कर दिया कि इसमें अगर यूएई आना चाहे, इसके अंदर कतर आना चाहे, बहरीन आना चाहे और दीगर ममालिक अगर इसके अंदर कुवैत आना चाहे, उर्दन इसके अंदर शामिल होना चाहे या ईरान भी इसके अंदर शामिल होना चाहे, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं जैसे अज़रबैजान है, बाकी मुल्क हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होना चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। ये जनाब तैयब अर्दगान का स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि तुर्की जो है वो खित्ते के मुश्तरका मलकियत के विजन के ऐन मुताबिक बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम की बुनियाद पर तमाम तनाज़ात और बहरानों को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने के अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर मजबूती से कायम है। मैं दुआ गो हूँ कि हमारी ये मुशावरत, हमारा ये दौरा और ये दस्तखत शुदा मुआहदा हमारे पूरे खित्ते के लिए खैर व बरकत का बायस बने। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अरागची, उन्होंने एक बड़ा मानी खेज़ किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज ने दुनिया की सबसे महंगी फ़ौज के सामने अपनी तैयारियां, सलाहियत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है। जब मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं तो हम बदख्वाह बैरूनी अनासर की जानिब से पेश आने वाले हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसको खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा इकट्ठे खड़े होते हैं आप तो फिर आप बैरूनी ताकत का बड़े आराम से मुकाबला कर सकते हैं, जैसा कि ईरान ने करके दिखाया, दुनिया की सबसे महंगी फ़ौज का मुकाबला किया। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करें और हकीकी अखुवत और भाईचारे को अपनाएं। यानी ये बड़ा पॉजिटिव है मानी खेद है। ये अमेरिका को उन्होंने पैगाम भी दे दिया कि ठीक है, ये बड़ा अच्छा मुआहदा हो गया है। अपनी हिफाजत के लिए हमें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें ईरान के पास जितनी बड़ी सलाहियत है, ईरान ने तो देखें दुनिया में नक्शा ही बदल दिया लड़ाई का। इससे पहले हम समझते थे जिसकी फ़ौज जितनी बड़ी है, जितने ज़्यादा उसके पास हथियार हैं या जितने ज़्यादा उसके पास इंसान है, वो उस हिसाब से हम देखते थे कि फ़ौज ताकतवर है। लेकिन अब ये पता चला कि क्वालिटी क्या होती है किसी फ़ौज की। यानी अब समझ आ रही है कि फ़ौज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास मिज़ाइल कितने हैं, किस नौइयत के हैं और क्या आपके पास बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं जिनकी बहुत तेज़ रफ्तार हो, सुपरसोनिक मिज़ाइल्स क्या आपके पास हैं, और फिर आपके पास क्या ऐसे ड्रोन्स हैं जो बहुत कम लागत में तैयार होते हैं और बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करते हो एक्यूरेसी के साथ। जंग का ना सारा सिस्टम तब्दील हो गया है और ये भी पता चल गया कि दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी चंद दिनों के बाद फ़ारग हो जाते हैं। जब आप लगातार सस्ते ड्रोन मारते हैं, जब आप लगातार सस्ते मिसाइल मारते हैं, तो दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिनमें अमेरिका के और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे, वो कुछ अरसे के बाद नाकाम हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं। लंबी लड़ाई के अंदर ये चीज़ें काम नहीं आती। लंबी लड़ाई में काम आता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉर्डर किसी मुल्क के साथ लगते हो तो आपकी उनके साथ लड़ाई हो। अमेरिका वहाँ से लड़ने आया। और एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर ये इत्तेहाद कहीं ईरान से लड़ने जा रहा है तो बहुत नुकसान हो जाएगा खित्ते में। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेरिका तो बहुत दूर से लड़ने आया था। कोई भी ईरानी मिसाइल अमेरिका में जाकर नहीं लगा। उनकी अपनी आबादी, उनका अपना मुल्क, उनकी जो जोग्राफियाई सरहदें हैं, उनके अंदर वो महफूज हैं। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर ईरान के साथ लगते हैं और ईरान पहले ही सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पे हमले कर चुका है। लिहाजा ये इत्तेहाद ईरान के ख़िलाफ़, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी जंग होगी या लड़ाई हुई, लेकिन हुई तो बड़ी तबाहकुन होगी। ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। तो अब्बास अरागची का और मैंने तैयब अर्दगान का दोनों के स्टेटमेंट्स आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं। पीटीआई को अपने लोगों को अब मुतमईन करना चाहिए। देखें, जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठ रही है कि 2 महीने का टाइम क्यों दिया, तो 4 दिन तो गुजर गए, बाकी भी गुजर जाएंगे। दिन जितने भी हो ना वो गुजर जाते हैं। आप इसको कितना भी लंबा करें, इमरान खान साहब ने 3 साल की जेल काट ली है।
ये 2 महीने भी एक दिन गुजर जाएंगे, लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 महीने के बाद 27 सितंबर को एक्चुअली सुहेल अफरीदी करने क्या जा रहे हैं। क्या वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करेंगे, या वो बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में मुल्क को लॉकडाउन करेंगे, या वो इस्लामाबाद की तरफ एक इस किस्म का जुलूस लेकर जाएंगे जैसा पहले नहीं गया। देखें, अगर तो ये गाड़ियों में जाएंगे तो वो गाड़ियाँ तोड़ देंगे, वो पहले की तरह होगा। जो आइडियल सिचुएशन है वो तो ये है कि 5-10 लाख लोग इकट्ठे हों और पैदल चल पड़ें, यानी स्वाबी तक जाएं, स्वाबी पे जाके रुकें, वहाँ जाके हुकूमत को वार्निंग दें, स्वाबी पे ये बहुत बड़ी एक टेंट सिटी बनाएं, वहाँ पे जो है वो वाशरूम्स वगैरह लगाएं और लोगों को फैसिलिटेट करें, और फिर गवर्नमेंट को वार्निंग दें, टाइम दें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कि हमारे मुतालबात माने जाएँ। अगर वो ना माने तो फिर पैदल आगे बढ़ें। जब स्वाबी से आगे आप पैदल बढ़ते हैं ना, तो फिर आपको कई दिन लग जाते हैं इस्लामाबाद जाने में। और याद रखिएगा, अगर आप पैदल आगे बढ़ते हैं और आपके पास सिर्फ ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं जिनके ऊपर आपका खाना आ रहा है पक पक के, फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं है, लोगों को खाना खिलाएं, आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। अक्टूबर का महीना मौसम में बेहतरीन होता है, उसमें आप खुले आसमान के नीचे भी रह सकते हैं अगर बारिश ना हो तो आर्जी बंदोबस्त भी किया जाता है, टेंट वगैरह भी आप साथ रख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर। अब ट्रॉलियों को तो नहीं तोड़ सकता, उनके तो शीशे होते ही नहीं है। तो ये एक हो सकता है कि अगर 100-150 ट्रैक्टर ट्रालियाँ साथ ले लें, उनके अंदर खाने पीने का सामान, देगे शेगे बाकी चीज़ें रख लें, 200-250 ट्रैक्टर ट्रालियाँ हो जाए, ज़्यादा भी हो सकती हैं, और लोगों को लाखों की तादाद में पैदल चलाकर इस्लामाबाद की तरफ ले जाया जाए, तो ये हुजूम एक मुसीबत बन जाएगा। गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे आप एक दिन में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो एक दिन में शो ख़त्म हो जाता है। हुकूमत को भी पता होता है पूरी फोर्स को एक दिन में इस्तेमाल करो, लेकिन इस्लामाबाद ही अगर आप 2 हफ्ते में पहुंचते हैं और स्लो स्लो जाते हैं, रास्ते में आप बैठ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के लिए। वो इतना प्रेशर, इतना दबाव वो ले नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी हिकमत अमली है वो फौरी तौर पे बनानी चाहिए। आज चौथा दिन है, अभी तक कोई कार्रवाई मैंने देखी नहीं, कोई एक्टिविटी मैंने देखी नहीं, और तैयारियां अगर करनी है तो तेज़ करनी पड़ेंगी। जगह जगह जलसे करें, जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स करें, बहुत सारी कमेटियां बनाएं, जो नौजवानों की मेंबरशिप है उन्हें तेज़ करें। जिन नौजवानों को जिम्मेदारियां देनी है उनको बताएं कि जनाब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने यहाँ ड्यूटी करनी है, आपने यहाँ ड्यूटी करनी है। हर 10 नौजवानों के ऊपर एक नौजवान को इंचार्ज बनाए। ये सारा कुछ जो है ना वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगा तो फिर आप मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑर्गेनाइज तरीके से ये लड़ाई लड़ती है। अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई होती तो पॉलिटिकल पार्टियां कब की आपस में फैसला कर चुकी होती, लेकिन क्योंकि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, यहाँ एजेंसियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, पाकिस्तान की फौजी जर्नैल जो है वो इस सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ बहुत प्रोपेगेंडा भी होगा, ताकत का ब्रूटल इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन अगर इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ जाएं तो बगैर गोली चले, बगैर खून बहे बहुत बड़े टारगेट अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन तादाद बड़ी होनी चाहिए पाकिस्तानियों की। तो ये नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी इसके ऊपर देखें, आइंदा आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफात ख़त्म होते जाएंगे। मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी मैंने बड़ा स्टडी किया पीटीआई को, ये अभी लड़ रहे हैं ना, थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे ये दिन करीब आएंगे ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, इनमें आपस में इत्तफाक होना शुरू हो जाएगा, ये सारे रल के जोर लगाना शुरू कर देंगे। इलेक्शन से पहले कितनी लड़ाई थी, 2024 वाला जो था 8 फरवरी को, ये टिकट क्यों चला गया, वो क्यों हो गया, ये क्या कर रहा है, वो क्या, जो फतवे चल रहे थे उस वक्त। लेकिन जब इलेक्शन करीब आया तो एकदम सब में एनर्जी आ गई, वो सारे जुड़ गए एक ही मकसद के ऊपर कि भाई अब जिसको भी हमने नॉमिनेट कर दिया है ना उसको इलेक्शन हमने जितवाना है। तो वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन था। एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई हुई है तो वो 8 फरवरी 2024 को हुई है, जब ये अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद, अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद आवाम से हार गए थे, लेकिन इन्होंने हार मानी नहीं है। तो अब आवाम को इन्हें सिर्फ हराना नहीं है बल्कि इनसे हार मनवानी है, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही थी, तो मैं ये भी आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। जो इन्होंने एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बिल लेकर आए थे, जिसमें ब्लू पासपोर्ट वाली एक शिक थी कि ताहयात अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, फैमिलियों को भी दिया जाए। तो वो जो तरामीम है मुतफ़क्का तौर पे मंजूर कर ली गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुराद और इस्तेहकाक एक्ट 2026 की तरामीम में से ब्लू पासपोर्ट वाली जो शिक है, जो मुतनाज़ है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़ोर लगा के मुखालफत की थी, उसको निकाल दिया गया। देखिए इतनी पॉजिटिव बात है, आवाम की बात अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी हुकूमत में मानी जाए तो ये बहुत अच्छा साइन है, इससे जमहूरियत आगे बढ़ती है।
PMLN को देखें परवाह ही नहीं होती, जो मर्जी कर लेते हैं। जरदारी साहब को कोई परवाह नहीं, उन्होंने सिंध का पानी दे दिया, चोलिस्तान में ले जाओ नहरें निकाल के, आप वहाँ पे जाके इस्तेमाल कर लो, किसी से पूछा ही नहीं। जो दिल करता है ख़रीद लेते हैं, कभी जहाज़ ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ये जो मर्ज़ी करें, जिसको मर्ज़ी मिनिस्टर लगाएं, जिसको मर्ज़ी जिस मर्ज़ी ओहदे पर बिठाएं, इनको सवाल नहीं किया जा सकता। जब सवाल कोई नहीं कर सकता तो फिर इन्हें जवाब देना भी नहीं होता, तो ये अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन PTI के अंदर ये कल्चर है फ़िलहाल। ये माजी में पीपल्स पार्टी में ये कल्चर हुआ करता था, बड़ा शानदार कल्चर था, लेकिन जरदारियों का जब कब्ज़ा हुआ तो वो बिल्कुल कल्चर तब्दील हो गया। अब PTI में है कि वो मुज़ामत करते हैं लोग और मुखालफत करते हैं गलत चीज़ की, तो ये गलत चीज़ जो है इसको रोका गया। क्रेडिट गोज़ टू आम कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये उसका क्रेडिट है। नाज़रीन, बिलावल ने गुज़िश्ता 4 दिनों में ना 4 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। इसका मतलब पता है कि इनके पास अपना कोई बयानिया ही नहीं है, और बयानिया इसलिए नहीं है कि इस वक्त ये जालिम के साथ खड़े हुए हैं और मजलूम जो है उसको कुचलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। याद है ना वो ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत, फिर जरदारी का कहना कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये सारा गंद इन्होंने ही मारा हुआ है, बिलावल जरदारी ने और आसिफ जरदारी ने। तो 4 दिनों में 4 अलग अलग किस्म के बयान दे चुका, कोई बयानिया है ही नहीं इनके पास। पहले कहते टिक टॉक आपका जो है वो काउंटडाउन शुरू है, फिर बाद में कहता है वज़ीर आज़म बहुत अच्छा है, ये अपना टाइम पूरा करेगा। यानी कभी ये कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, फिर कहते हैं जी मेरे पाँव में आप लोग पड़ेंगे, फिर कहते हैं मेरी तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो लाहौर और इस्लामाबाद की है। यानी ये तो लड़ाई हो रही है मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ के साथ, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मेरी तो लड़ाई ही नहीं है। तो बिलावल के पास कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, ना कोई कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अगले इलेक्शन में जाए और बनना है जनाब को वज़ीर आज़म। ये कैसे हो सकता है? नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक डाटा मेरे पास आया, और ये हमारे सहाफ़ी हैं उबैदुल्लाह आबिद, उनकी वॉल से है। फैक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे जाके, ये ऐसे ही है। पाकिस्तान में जो है ना वो गुज़िश्ता 2-2.5 माह में, 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई, कम भी की, बढ़ाई भी हैं। लेकिन जब से जंग हुई है हमने तो कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ाई, और डीजल की कीमत जो है वो कितनी हम ऊपर लेकर चले गए, पेट्रोल की कीमत कितनी ऊपर लेकर चले गए। सिर्फ 15 दिन में हमने 70 रुपये कीमत बढ़ा दी डीजल की। लेवी हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आखिरी बार जो इजाफा हुआ था वो 15 मई को हुआ था। जून, जुलाई, ये अगस्त आ गया, यानी 3 महीने पहले वहाँ पे एक आखिरी इजाफा हुआ था भारत के अंदर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में, और वो 3 रुपये का इजाफा हुआ था। सिर्फ 3 रुपये उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया था 3 महीने पहले, फिर नहीं बढ़ाया उन्होंने। बांग्लादेश में 1 जून को इजाफा हुआ था, यानी उनको भी 2.5 माह हो गए पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ाए हुए, और उन्होंने बहुत थोड़ा सा इजाफा किया था। श्रीलंका में 30 जून को जो है वो इजाफा हुआ था, यानी उनको भी तकरीबन 1.5 माह हो गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए हुए। और हमारे पास इस अरसे में हर दिन इजाफा होता है, हर दिन पेट्रोलियम लेवी बढ़ती है। आलमी मंडी में कीमत कम होती है, हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं और उसका इम्पैक्ट आवाम तक नहीं आने देते। ये है जनाब फ़र्क। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।